हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज से हम उत्तर प्रदेश बीटीसी यानी कि जिसका नाम अब डीएलएड कर दिया गया है, डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र दूसरे वर्ष का जो हमारा चौथा सेमेस्टर है और 2016 के हम चौथे सेमेस्टर के चौथा प्रश्न पत्र है जो हमारा गणित का, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये हमारी PYQ सीरीज जारी रहेगी 2016 से लेकर हम 2022 तक सभी मैथ के क्वेश्चंस को करेंगे। और आप लोग बने रहें हमारे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि जो है जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और आज के हम वीडियो में जो गणित का चौथा प्रश्न पत्र है, बीटीसी का जो या डीएलएड का जो चौथा प्रश्न पत्र है गणित के हम 2016 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। पहले हमारे में यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको हम कहते हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। ठीक है, यदि किसी संख्या के वर्गमूल में सिर्फ 2 अंक हैं तो वह संख्या है, तो 3 अंक या 4 अंक की संख्या होगी वो। ठीक है, कितने अंक की? 3 अंक की या 4 अंक की। क्यों, देखो इसको समझते हैं। जैसे इसने कहा है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने अंक हैं? 3। और हमारे जो है वर्गमूल में 2 ही अंक रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक 99 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक हमारे अंक पहुँचते हैं। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 2 अंकों की जो हमारी संख्या होती है वो 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती हैं। यानी कि हम 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, यानी कि √100, यानी इसमें 100 में कितने अंक हैं? 3 अंक। ठीक है, जब 99 का स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा हमारा 9801। इसमें कितने अंक हैं हमारे? 4 अंक। ठीक है, तो यही लिखा है कि जब 2 अंकों के वर्गमूल होते हैं जो, उनमें कितने अंक होते हैं? या तो 3 होंगे या 4 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में हमें 3 सही 3/8 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 3 सही 3/8 का घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो है इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू में बनाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कैसे बनाई जाती है? ये जो यहाँ पे जो 3 लिखा है इसका हम 8 में गुणा करवाएंगे। ठीक है, यानी कि 8 3 24, और जो ऊपर 3 लिखा है उसको ऐड कर देंगे। तो 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 ऊपर हो जाएगा और 8 यहाँ पे हमारे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा घनमूल निकालने के लिए हमें घनमूल वाला निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 27 आपको पता होगा कि 3 का क्यूब होता है और 8 आपको पता होगा कि 2 का क्यूब होता है। यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 3/2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी कितनी? देखो पहले तो देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसको समझेंगे। तो ये हो गया हमारा कोई वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया कोई हमारा वर्ग। अब वर्ग का विकर्ण कैसे होता है ये आप लोगों को पता होगा। वर्ग का विकर्ण ये होता है। ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये होता है वर्ग का विकर्ण। ये सब आप लोग जानते होंगे, ये होता है हमारा वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण यानी हमें ये दिया हुआ है 5√2। कितना दिया हुआ है? 5√2। तो वर्ग की भुजा हमसे पूछी है, तो इसमें सीधा फार्मूला होता है कि देखो यहाँ पे लिखा है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। कितना होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। अब देखना, वर्ग का विकर्ण हमें दिया हुआ है तो उसकी जगह पे लिख दिया हमने 5√2। ठीक है, बराबर में a√2। a√2 मतलब एक को हमने माना है भुजा यहाँ पे, और √2 पहले से सूत्र में। ठीक है, अब √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो a का मान सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास? a का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारी वर्ग की भुजा निकल जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है और करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट। और यदि आप यही कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको सभी सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सर्वसम होती है एक, ठीक है। सर्वसम क्या होती है, ये जो होती है सर्वसम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1/2, ठीक है। ये जो यहाँ से आया है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम होती है, मतलब ये सूत्र होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इसे याद करेंगे तभी आपको सवाल बनेगा, ठीक है। और इसके साथ में हम आपको एक दो सर्वसम और बता देते हैं। एक सर्वसम होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और एक और होती है हमारी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये 3 सर्वसमकाएँ होती हैं। तो 3 सर्वसमकाओं में से हमारी पहली वाली सर्वसमका है जो वह उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1/2, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि तैसा लिख दिया और बराबर में 1 है। अब आपको इतना पता होगा कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने में संख्या के निशान चेंज हो जाते हैं। यानी कि 1/2 यहाँ पे हमारा प्लस का था, तो जब हमने उस बराबर के उस तरफ भेजा यानी पक्षांतर किया उसका, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि 1/1 में से जब 1/2 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2 ही बचेगा, ठीक है। कैसे, देखिए 1 - 1/2 करेंगे तो इसके नीचे भी हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 ले लेंगे हम लासा। अब क्या किया जाता है, नीचे वाली संख्या का भाग किया जाता है इसमें। 1 का भाग 2 में करेंगे आएगा कितना, 2 माइनस, फिर 2 का भाग इसमें करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, यानी कि यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1/2, ठीक है। चलिए देखते हैं बहुविकल्पी यानी बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का, ठीक। 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पर बहुविकल्पी के। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये एक वृत्त का है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है यहाँ पर ये वाला, ये वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी, देखिए यहाँ पे हम एक साफ है जो आकृति है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एक वृत्त दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। ये वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे इसका कोई उसने केंद्र दिया है। क्या दिया है, कोई केंद्र दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका। अब यहाँ से उसने एक आकृति ऐसे बनाई है, ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ से एक लाइन उसने ऐसे खींची है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सा चेंज और है, इसको उसने यहाँ से ऐसे मिलाया है और इसको उसने यहाँ से ऐसे मिलाया है, ठीक है। ये हमारी आकृति ड्रॉ हो गई और इसको नाम दे देंगे हम ओ, इसको ए। उसमें सवाल में पहले से दिया हुआ है, सवाल में जो है साफ चित्र नहीं दिख रहा है इसलिए हमने अलग से यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर है डी, ये है डी हमारा, ठीक है। तो हमें ए सी बी का मान दिया हुआ है, ए सी बी माने कहने का मतलब क्या है हमारा कि ये जो मान है ए सी बी, ये वाला कोण जो मैंने अभी ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ये वाला कोण हमें दिया हुआ है उसने 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा है ए ओ बी का मान, कौन सा, ए ओ बी, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम कोई वृत्त खींचे, ठीक है। वृत्त खींचने के बाद अगर हम कोई कोण केंद्र पे बनाएं और इसी चाप द्वारा, चाप मतलब ये चाप है जो हमारी, ठीक है। चाप का मतलब क्या होता है, जहाँ से ये 2 लाइनें हमने खींची हैं, यहाँ से और यहाँ से, इसी चाप द्वारा हम कहीं पे परिधि पे एक कोण बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा परिधि पे कोण बनेगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा हमारा केंद्र का कोण। क्या हो जाएगा, जो परिधि पर कोण बनेगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा केंद्र वाला कोण। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि जो देखो ये चाप तो हमारी एक ही है, यहाँ से और यहाँ से, ए और बी से हमने केंद्र पर बनाया ओ वाला कोण, और यहाँ पे परिधि पे हमने बनाया ये सी वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण। तो जब ये सी वाला कोण 40 दिया हुआ है
तो आप हमें ये बताइए कि ये परिधि पर 40 है तो केंद्र पर डबल हो जाएगा कितना, 80, यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा 80 डिग्री कोण। ठीक है, इसका कंसेप्ट सीधा सीधा है, देखो समझ लीजिए कि परिधि पर बना कोण, परिधि पर जो कोण बनता है उसका अगर हम डबल कर देंगे तो जो हमारा केंद्र पर बनता है कोण वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, परिधि पर जो कोण बनता है उसका डबल कर देंगे तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो वाला हमारा कोण आ जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि चाप एक ही होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह से दोनों को ड्रॉ करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गए हमारे पांचों बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 6वें नंबर का क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने में बहुत ही आसान है, सिर्फ सिंगल एक लाइन में भी हम कर सकते हैं और थोड़ी सी उसके बारे में हम भाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का आपको पता होगा, बहुलक माने होता है कि इस वाली जो सीरीज हमें एक दी हुई है ये संख्याएं, इनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या हमारी आई हुई है, मतलब किसकी बारंबारता ज़्यादा है जहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 है जो हमारा सिर्फ एक बार आया है तो ये तो होगा नहीं बहुलक। 5 सिर्फ एक बार आया है, ये भी बहुलक नहीं होगा। 7 एक बार आया है, 8 एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है, तो ये हमारे बहुलक होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से देखो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा एक बार 0 आया है, यहाँ पर दूसरी बार आया है और तीसरी बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा हमारे इस सवाल का, 0 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसका हमें जो है मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब लगा है, इसका मतलब हमें रूट क्यूब निकालना है इसका। तो आपको पता होगा सिंपली कि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो 125 से हम डायरेक्ट निकाल देंगे 5, और 343 किसका क्यूब होता है हमारा, 7 का। तो इससे निकाला जाएगा 7, 7 पन्ना 35। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इस सवाल का करने का। देखिए 125 है जैसे यहाँ पर, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। 125, अब ऐसे आपने लासा किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 से जब हम इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, मतलब फैक्टर करेंगे इसके। फिर 5 से 25 को काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। फिर 5 से 5 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा हमारे एक बार में। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने भी लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार। अब सेम हम करेंगे 343 के साथ, क्या करेंगे, सेम करेंगे हम 343 के साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हमने 343। अब 343 हमें चेक करना पड़ेगा किस संख्या से डिवाइड होता है। तो यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड होता है, ये हमें पता है जैसे। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 7 चौके 28 और 4 28 2 6 6 बचेगा यहाँ से, 7 नाम 63, 49 बार में 343 कट जाएगा 7 से। फिर 7 से काटेंगे तो आएगा 7 49 7 बार में। फिर 7 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार। यानी कि 343 को भी हमने कितना लिख दिया, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार। देखिए ये लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जब हमने इसको ऐसे कर लिया, इसके बाद ये हमने 125 को 3 बार लिख लिया, 5 25 और 5 125। देखो 7 का जब हम 3 बार गुणा कराएंगे तब 343 आएगा हमारा। और जब यहाँ पे ये रूट क्यूब लगा होता है, इसका मतलब ये होता है 3 लिखा है, इसका मतलब हमें अंदर से 3 3 के जोड़े बनाकर एक संख्या बाहर निकाल ली है। तो देखो 5 5 5, यहाँ पर 3 5 थे तो एक 5 निकल आया, जोड़ा बन गया उसका, जोड़ा नहीं सॉरी ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से 7 7 7 का ट्रिपलेट बन गया, तो तीनों 7 से ओनली एक 7 बाहर निकल के आया, क्योंकि ये रूट क्यूब है। रूट क्यूब में तीन संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या बाहर निकलती है, सेम होनी चाहिए लेकिन। अब 5 गुणा 7 निकला, यानी कि 5 7 35, इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है, देखिए ये सवाल में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, सवाल में क्या है, लंबवृत्तीय बेलन बना है देखो, और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया है ये। और इसकी ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके पूरी ये जितनी ऊंचाई है इसकी, ये हमें ऊंचाई दी हुई है उसने 14 और त्रिज्या दी हुई है हमें 5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको इसमें सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले बेलन के सभी सूत्र बता देता हूँ। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, ये आपको याद करना है। और बेलन का एक होता है हमारा क्या,
बेलन का होता है आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये दो फॉर्मूले हो गए। और एक बेलन का एक और फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, ये हमारे 3 सूत्र इसमें होते हैं बेलन में। ठीक है, बेलन में 3 सूत्र होते हैं, लेकिन इसमें हमारा लगना कौन सा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सिंपली हमने 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पाई की वैल्यू तो हमें पता है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर 22/7, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, और आर का मतलब क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या हमें कितनी दी हुई थी, 5, तो हमने त्रिज्या की जगह 5 रख दिया। ऊंचाई एच, एच का मतलब है ऊंचाई, तो एच दी हुई है हमें 14, तो 14 रख दिया। अब यहाँ से देखिए 7 से इसको जब हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और 22 दूनी 44 आएगा, और 10 का और जब हम 44 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 440 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये मात्रक लिखने का जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऊंचाई और त्रिज्या दोनों सेंटीमीटर में है तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वक्र पृष्ठ का वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे मीटर में होता तो यहाँ पे वर्ग मीटर में आ जाता आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हमें जो है इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अच्छा, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये कोई या तो फॉर्मूला बनेगा और या फिर इसके हम फॉर्मूला ही बनेगा यहाँ पर। ठीक, अधिकतर फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले 9 दिखाई दे रहा होगा आपको और नीचे 49 दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर और 49 को 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 49 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और फिर ए स्क्वायर बाद में लिखा है तो उसको लिख दिया माइनस। अब ये 4 लिखा है यहाँ पर, 4 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है क्योंकि। ठीक है, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो इनमें सब में अलग अलग स्क्वायर हैं, इनको हम साथ में कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे भी इनमें अलग अलग स्क्वायर हैं, इनको साथ में कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये घातांक करने में आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर a की पावर 2 और b की पावर 2 लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट a b की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये घातांक करने का एक नियम है। तो यहाँ पर देखिए 3/7 और a स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो हमने 3/7 a और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के हमने तीनों के ऊपर अलग से एक बाहर स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और माइनस था बीच में तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 4b स्क्वायर को हमने लिख दिया 2b स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 और b को हमने साथ में लिख दिया, जो दोनों अलग अलग स्क्वायर थे उनको हमने साथ में बाहर चढ़ा दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक सूत्र पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो ये इसका जो इस ब्रैकेट के अंदर है इसको हम पूरे को अगर a मान लें और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को पूरे को b मान लें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा b का स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस बी मतलब ये पूरा a है हमारा 3/7a, तो ये हो गया a का मान प्लस b का मतलब 2b लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है बस। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो हमारा, ये समचतुर्भुज होता कैसे है, पहले तो इस तरीके को समचतुर्भुज होता है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए और ए। जो हमारा वर्ग बनता है ना, देखिए जो हमारा वर्ग बनता है उसी को हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं अगर, तो हमारा समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में ये हमारे जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण हमारे 2 विकर्ण होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ मिला देंगे एक विकर्ण हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले विकर्ण को हम मान लेते हैं D1 और दूसरे विकर्ण को मान लेते हैं हम D2। तो समझो क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वो एरिया हमारा आ जाता है D1 इंटू D2 और बटे में हम कर देते हैं 2। क्या कर देते हैं, D1 इंटू अपॉन D1 इंटू D2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की परिधि यहाँ पे पूछी है हमसे, तो पहले मैं आपको वृत्त से रिलेटेड 3 चीज़ें बताता हूँ। वृत्त से रिलेटेड 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। देखो पहली चीज़ तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं हम तो व्यास बन जाता है हमारा। ठीक है, यानी कि अगर हमें व्यास 14 दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हम कितनी समझेंगे कि 7 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो हमारी पहली बात तो यहाँ से ये हो गई। अब दूसरी बात ये कि परिधि क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए परिधि होती क्या है। तो परिधि का मतलब होता है अगर हम किसी पॉइंट से, मीन्स कहने का मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं यहाँ भी, और यहाँ से हम इस वृत्त के चारों ओर पूरा ऐसे घूम के और वापस वहीं आ जाएं, तो जितनी दूरी हमने तय करी है, जितनी दूरी हमने तय करी है उसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हम निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है उसका गुणा, और ये हम पूरा कोण कितना चल के आए हैं, पूरा कोण हम चल के आए हैं 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए यहाँ पर 2 पाई का उपयोग किया जाता है। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि का यहाँ से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जब 2 पाई आर है तो सिंपली यहाँ से 2 पाई मल्टीप्लाई 7 क्यों किया हमने, क्योंकि व्यास दिया था हमें 14, तो 14 का आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या 7 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने 7 रख दिया त्रिज्या की जगह, तो 7 दूनी 14 पाई यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर हम इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 7 से हम 14 काट देंगे, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 भी इस सवाल का आंसर हो सकता था। ठीक है, और चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर की हैं, उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको समलंब की आकृति पता होनी चाहिए कि समलंब जो चतुर्भुज होता है हमारा वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज हमारा होता है कि यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा, एक मिनट, ये जो है ऊपर वाली भुजा और जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये नीचे वाली भुजा, ये दोनों जो है समांतर होती हैं। ठीक है, समलंब की समांतर भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो मैं आपको एक बार ट्रिक करके बताता हूँ। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, अब हमें समांतर भुजाएं दी हुई हैं, बड़ी वाली भुजा समांतर 15 दी हुई है हमें, और छोटी वाली हमें 8 दी हुई है, और इनके बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबवत हम दूरी निकालते हैं ये हो जाती है इनके बीच की दूरी, तो ये है 12 मीटर। ठीक है, अब जो समलंब होता है, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सिंपली ये होता है हमारा फॉर्मूला, क्या, क्षेत्रफल होता है जो समलंब का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग और गुणा में ऊंचाई करा देते हैं। तो देखो सिंपली है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी हमारी, 15 और 8, तो 15 और 8 का योग करा देंगे और गुणा में ऊंचाई मतलब 12 दी हुई थी जो ये थी हमारी। ठीक है, लंबवत दूरी को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, इसको हम पहले 12 को काट देंगे, 2 से 2 × 12 6 बार में कट जाएगा ये, और 15 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, तो 23 यहाँ से बचा और 6 यहाँ से बचा, और जब 23 का गुणा 6 में कराएंगे तो हमारा 138 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया है कि अगर यहाँ पर हमें मीटर में दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी काहे में आएगा, मीटर में आएगा, तो वर्ग मीटर आएगा यहाँ पर, ना कि वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो इन समीकरणों को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो द्विघात समीकरण इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6x² - x - 2 = 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके करने के कई सारी तरीके हैं।
ठीक है, करने के कितने सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका। ये जो तरीका इसमें लगाया हुआ है तो वही तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ ये 4x और 3x कैसे आया ये आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, जब इस प्रकार के समीकरणों को हल किया जाता है तो ये जो हमारा लास्ट का अंक होता है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इन दोनों का करवाया जाता है गुणा। तो 6 दूनी 12। अब 12 का गुणा करने में कितना आ गया हमारे पास, 12। अब 12 के किए जाते हैं फैक्टर। क्या किए जाते हैं, फैक्टर। यानी कि 2 से काटेंगे 2 छक 12, और 2 से काटेंगे हम 2 तिहाई 6, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो हमारे 12 के फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर। अब हमें यहाँ पे बीच वाली संख्या को नोटिस करना होता है। क्या करना होता है, बीच वाली संख्या को नोटिस। यहाँ पे देखो -x है, यानी कि जो x का गुणांक कितना है, -1 आ रहा है गुणांक। ठीक है, यानी कि अब इन जो फैक्टर किए हैं इनमें से हमें दो संख्याएं ऐसी निकालनी है कि अगर उनको हम जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो देखो 4 2 दूनी 4, एक संख्या मैंने 4 ले ली और एक ये 3 बची है यहाँ पे। 4 और 3, 4 में से जब 3 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा, है ना। यानी कि हमने यहाँ से इनके क्या ढूंढ लिए, गुणनखंड ढूंढ लिए हमने। तो 12 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 4 × 12, यानी कि 4 और 3। अब देखिए 6 दूनी 12 भी हो सकता था, लेकिन जब 6 में से 2 घटाएंगे हम तो 4 बचेगा, और जबकि हमें चाहिए कितना था यहाँ पर, 1। 1 क्यों चाहिए था, क्योंकि x का गुणांक 1 था यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने गुणनखंड ढूंढ लिए, इसके 4 और 3 है। अब हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। ये 6x², हम अब इसके गुणनखंड ढूंढ लिए, यहाँ पे हम लिख देंगे -4 - 3 और x, और -2 पहले से है और बराबर में 0। ठीक है, ये देखिए आप, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का गुणा x में कराएंगे तो -x। नॉर्मल सी बात है, जो ये लिखा था उसी को हमने गुणनखंड करके 4 और 3 के रूप में लिख दिया। अब आगे का स्टेप हमारा ये हो जाता है कि 6x², पहले तो माइनस का गुणा 4 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा, लेकिन x का गुणा भी पीछे से हम करवाएंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस का गुणा, इस वाले माइनस का गुणा इस 3 में करवा, माइनस के 3 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +3, लेकिन साथ में x का गुणा भी तो होगा, तो ये हो जाएगा +3x, -2 पहले से है बराबर में 0। अब देखिए ये जो स्टेप है हमारा, ये जो स्टेप यहाँ से हमारा मैच हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम आगे इसको समझते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों में देखा जाता है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। किन दोनों में, देखिए इन पे शुरू के 2 में और ये जो लास्ट के 2 हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में देखो, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो पहले तो x कॉमन निकाल देंगे। अब देखो 6 में 2 होता है कि नहीं होता है, 2 तिहाई 6, और 4 में भी 2 होता है, तो 2 भी हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से हमने कॉमन कितना ले लिया, 2x। अब जब 2x का 6x² में भाग करेंगे तो देखो 1x से 1x तो कट जाएगा, लेकिन 1x यहाँ पे बच जाएगा, और जब 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा, 3x। अब ये 2x का भाग हम जब 4x में करेंगे तो x से x तो कट जाएगा पूरा, लेकिन 2 से जब हम 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 3x - 2 यहाँ से आ गया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस दूसरे वाले में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने सिंपली यहाँ से 1 कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन लेते हैं तो सिंपल जो हमारा होता है वही का वही आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जो हमारा होता है वही का वही ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक हमारा यहाँ से भाग बन गया और दूसरा भाग ये हो गया। अब इन दोनों भागों में भी तो आप देख सकते हैं कि 3x - 2 और 3x - 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 3x - 2 को एक बार लिख लेते हैं, और इसके बाद जो यहाँ पे 2x बचा इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का 1 बचा तो इसको लिख देंगे, तो 2 ब्रैकेट हमारे यहाँ से बन जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होता है कि जब हम ये देखो यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट, जब हम इस वाले ब्रैकेट को बार यहीं रखेंगे तो ये वाला पूरा ब्रैकेट जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यानी कि 2x + 1 बराबर 0 बचेगा। अब देखो 1 को जब उस तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा ये, और ये 2 इसके साथ x के साथ गुणा में था तो बटे में आ गया, यानी कि x का एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/2। अब हम देखो 2x + 1 बराबर 0 रख के देख लिया था। अब हम देखेंगे 3x - 2 बराबर 0 रख के, तो यहाँ से देखिए 3x ये -2 है, जब बराबर के उस तरफ यानी पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये x के साथ में जो 3 है गुणा में दिया गया है।
तो x बराबर 2 बटे यहाँ से 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ गुणा में होती है पक्षांतर करने के बाद वो भाग में पहुँच जाती है। यानी कि x के यहाँ से 2 मान निकल के आए हमारे पास। कौन कौन से? एक तो माइनस का 1/2 निकल के आया है और एक निकल के आया है 2/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है जो वो हमारा शंकु से दिया हुआ है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, शंकु का आयतन। तो देखो ये सवाल थोड़ी सा लेंदी हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं करना है हमें। देखो शंकु जो होता है, देखो इसमें सवाल में चित्र में बना हुआ है तो मैं बना नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो ऊंचाई हमें त्रिज्या ऊंचाई दी हुई थी 10, ये लिखा है, त्रिज्या r, हमें ओनली इतना दिया हुआ था सवाल में। ठीक है, अब हमें शंकु का आयतन निकालना था। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु का सूत्र पता होना चाहिए आयतन का। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो इसमें एच का मान चाहिए ना, लेकिन हमें त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है शंकु में। देखो इससे चित्र से समझो आप, ये त्रिज्या ऊंचाई जो होती है वो होती है ये वाली ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई। और जो हमारी मेन ऊंचाई होती है, मेन हाइट शंकु की, वो होती है हमारी ये वाली, जो मैं अभी रेड पेन से जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होती है हमारी ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब एच। ठीक है, तो अब हमें एच का मान चाहिए। देखो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे और ये त्रिज्या के साथ ऐसे और ऐसे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का होता है मतलब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो त्रिज्या ऊंचाई होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, और ये जो ऊंचाई होती है इसको लंब, और ये त्रिज्या जो होती है इसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए कर्ण का मतलब त्रिज्या ऊंचाई एल का मान कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? 10। तो हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये है एच, तो एच का मान हमें पता नहीं है तो एच की जगह रख देंगे एच का स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या होती है? त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 10 का स्क्वायर है तो 100 बन जाएगा बराबर एच प्लस 36 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 36 जो है यहाँ पर प्लस का है, काय का है? 36 यहाँ पर प्लस का है। जब हम पक्षांतर करेंगे 100 के उस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 100 - 36 बराबर एच स्क्वायर। क्या आएगा हमारा? एच स्क्वायर। ठीक है, अब 100 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 64 बचेगा। 64 बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर है यहाँ पर, और ये 64 भी स्क्वायर होता है किसका? 8 का। तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे हम 64 को बराबर में एच स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 निकल के आ जाएगा। यानी कि हमने शंकु के आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया? एच का मान इसमें पहले निकाला है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है, तो मान रख देंगे। तो 1/3 और इंटू पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब r स्क्वायर का मतलब त्रिज्या यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा मल्टीप्लाई एच का मान अभी हमने जस्ट निकाला है। कितना आया था एच का मान? 8 आया था। कैसे निकाला था? पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में ना आए तो हमें बता दीजिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे। अब देखो 3 से यहाँ पे 36 कटेगा कितनी बार में? 12 बार में, और 12 गुणा जब हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 × 8 = 96, और ये पाई हमारा साथ में था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 14। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। अब आपको चक्रीय चतुर्भुज पता होना चाहिए पहले तो क्या होता है ना? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है जो वो किसी भी वृत्त के अंदर अगर हम एक चतुर्भुज खींच देते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे कहते हैं? एक वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD मतलब ये A है, ये B है यहाँ पर,
और ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। देखो कोण बी का मान हमें कितना दिया है उसने 95। कोण बी, हमारा कोण बी कहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये हमारा 95 है। कितना है? 95 है। और कोण डी का मान ज्ञात करना है, मतलब कह रहा है कि इस कोण का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं अब। और एक बात और उसने कही है कि कोण ए बराबर कोण सी के है। कोण ए कोण सी के बराबर मतलब कोण ए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, वो इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, यहाँ पर हमारे क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो कोण डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? कोण डी का मान चाहिए। तो कोण डी का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कोण बी का मान हमें 95 दिया हुआ था। ठीक है, अब एक बात हम आपको बता दें कि चक्रीय चतुर्भुज होता है जो, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 95 है तो आप हमें ये बताइए, अगर इन दोनों का हमें कोण योग जो है 180 करना है तो क्या ये 85 नहीं हो जाएगा? अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछें तो ये 85 डिग्री नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना आ गया? कोण डी का मान 85 डिग्री आ गया। ठीक है, हमें कोण डी का मान ज्ञात करना था। और यदि कोण ए और कोण सी बराबर हो तो कोण ए का मान भी निकालना था। देखो, तो पहले कोण डी का मान तो हमारे पास आ गया, कितना था? कोण डी का मान था हमारे पास 85। कैसे निकाला हमने? क्योंकि ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। अब ये हमें 95 दिया हुआ है, तो 95 में जब हम 85 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 180 हमारा। ठीक है, तो ये 85 आ गया। अब हमें कोण ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं आप बताइए? 360। ठीक है, 360 में से कोण बी और कोण डी मिला के 180 तो हो जाएंगे। लेकिन अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो गया? बराबर है, बराबर है कि नहीं? अब 180 जब ये दोनों हो चुके हैं तो 360 में से जब 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि अब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। जब इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए तो, और ये दोनों कोण बराबर भी हैं, तो कितने हो जाएंगे? 90 का ये हो जाएगा और 90 का ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर कोण हैं। तो यहाँ से हमारा कोण ए का मान भी निकल गया, कोण ए का मान 90 आ गया, कोण सी का मान भी 90 आ गया। क्यों? क्योंकि देखो कंसेप्ट समझना पहले आप लोग, कोण ए का 90 मान आ जाएगा, कोण सी का 90 मान आ जाएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं और दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। आमने सामने का कोण 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका निकालनी है हमें। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ जाननी होगी कि संख्याओं को या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो देखो सबसे पहले संख्याओं को निकला है आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखनी है, छोटी से बड़ी की तरफ। तो इन सभी संख्या में सबसे छोटी आपको 7 ही दिख रही होगी, तो पहले लिख लिए 7 को। फिर उससे बड़ी है 11, फिर 12, फिर 14, 19, 21, 24। तो हमने ये छोटे से बड़े के रूप में लिख लिया, छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में हमने संख्याओं को पहले लिख लिया। अब दूसरा काम हमारा होता है संख्याओं को गिनना कि ये संख्या हमारी कितनी है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं हमारी। कितनी? 7। और 7 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जब भी माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं का मान विषम हो, पदों का मान विषम हो, संख्याओं का मान विषम हो, तो सिंपल फॉर्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर n+1/2 होता है। ठीक है, n+1/2 वह पद, मतलब n कितना? 7,
क्योंकि 7 संख्याएं थी टोटल, तो 7 + 1 यानी कि 8/2 यानी कि चौथा पद जो होगा इस वाली श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? ये जो यहाँ पर हमने अभी आरोही क्रम में लिखी थी, इस श्रेणी में जो चौथा पद होगा वही इसकी माध्यिका हो जाएगा। चौथा पद कौन सा? 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ से 14 निकल के आया है, तो माध्यिका भी इसकी कितनी हो जाएगी? 14। देखिए आपको एक यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर कुल पद या कुल संख्या का मान विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्यिका का कि माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद का मतलब जितनी संख्या होंगी उनमें एक जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो जो पद आएगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या आती है यहाँ पर, मतलब 7 न होकर 8 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, सम संख्या कोई भी 2 4 8 10 ये सब होती, तो माध्यिका क्या हो जाती है हमारी? फिर माध्यिका का फॉर्मूला बनता है कि n/2 + 1 वां पद, ठीक है। एक मिनट साफ सही तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर सम होता, क्या होता? सम होता संख्याओं का मान, तो माध्यिका का सूत्र बनता n/2 और प्लस यहाँ पे अलग से लगाया जाता +1 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 वां पद, ठीक है, वां पद, और बटे में 2 कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस सूत्र से सम संख्या होती तब भी उसकी माध्यिका हम लोग निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। दो संख्याओं का योग हमें 24 दिया हुआ, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। अब देखना, अगर हम संख्याएं यहाँ पर मान लें कि हमने माना कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है हमारी, क्या है? पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ठीक है। एक मिनट, पहली संख्या हमने क्या मानी? a और दूसरी मानी b। अगर a हमारी x है तो b कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ये हमें सवाल में कहा गया है। समझना बात को ध्यान से आप लोग कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, मतलब ये जो हमारी a संख्या थी, मतलब a का मान x था, जो देखो हमने संख्या कौन कौन सी मानी थी? a और b, ठीक है। पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b। जब सवाल में अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो मतलब हमने पहली संख्या x मानी तो उसका 2 गुना कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है सवाल में? हमें 24, यानी कि 2x + x का जो योग है वो हमें कितना दिया हुआ है? 24। दोनों को जोड़ने के बाद 2x + x जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। क्यों? 3 से 24 काटेंगे, 8 बार में कटेगा। जब x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि हमारी पहली संख्या a का मान आ गया 8, और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगी, क्योंकि दोगुना है ये, तो पहली संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 हो जाएगी। ये था हमारा 17वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। देखो चित्र बना हुआ है, इसी में समझाता हूँ आपको। इसकी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर परिधि तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये हमें 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10। और जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। जीवा का मतलब होता है ये जो यहाँ से ए से लेकर बी तक यहाँ पर खींची हुई है, इसको बोलते हैं जीवा। ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। हमसे पूछा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो, जब भी जीवा के ऊपर केंद्र से यहाँ पर कोई लंब डाला जाता है तो ये जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। अब जीवा हमारी 16 सेंटीमीटर की थी, तो अब हमारी जो जीवा बचेगी यहाँ से ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब 8 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में जब हम देखेंगे तो ये कर्ण है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारी आधार है 8 सेंटीमीटर, हमें लंब निकालना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे।
कर्ण हमें 10 दिया होगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और बराबर लंब का मान हमें निकालना है यहाँ पे प्लस आधार का मान हमें कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आपको पता है 64 जब हम पक्षांतर करेंगे 100 के साइड में तो घट जाएगा 64 क्योंकि प्लस का है अभी। तो जब 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, 36 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और जब लंब का स्क्वायर 36 है तो लंब का मान कितना आ जाएगा आपको पता है 36 6 का स्क्वायर होता है तो लंब का मान आ जाएगा 6। यानी कि जो केंद्र से जीवा की दूरी है वो कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हमारी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और यहाँ से हमारे सवाल समाप्त होते हैं पूरे। ठीक है, 18 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 5 बहुविकल्पी होते हैं, कुछ अति लघु उत्तरीय और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये थे हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना। आपको जहाँ पे भी समझ में ना आया हो आप कमेंट करके बता देना, आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के उस चीज़ का डाउट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज मैथ की सीरीज चालू रहे आपके इस चैनल में तो आप लोग कमेंट करें कि सर चालू कीजिए इस सीरीज को। और 4th सेमेस्टर के 2016 से लेकर 2022 तक के जो हमारे 23 तक के पेपर हुए हैं सबके हम जो है मैथ के पूरे पेपर को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपको जो है विथ जो है आपको बिल्कुल फॉर्मूले के साथ और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को करवाया जाएगा ताकि आप लोग एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए बिना किसी बातचीत के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, बाद में ही बातचीत करता हूं जो भी बातचीत होती है। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं, काम की बात मतलब हम पढ़ाई की बात करते हैं, उसके बाद हम जो है जो हमें बताना होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब कल 2017 के पेपर के साथ में। और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से क्योंकि आप लोगों के पेपर फरवरी में ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा फॉर्म भर गया है। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर चुका है और एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से बनाए रखें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।